बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 जुलाई पाकिस्तान में मंगल की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 220। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले वो हौलनाक साजिश आपके सामने रखेंगे जो आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनके साथी जनरल्स और इस रजीम ने रचाई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ। सबसे पहले खुसूसी तौर पर बात करेंगे डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन अपना है, उसके अंदर किस तरीके से टाउट ढूंढे गए। टाउट इसलिए ढूंढे गए कि समंदर पार पाकिस्तानी ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी जो माजी में इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते थे, जो उनकी सियासत से आप ये कहिए कि मुख्तलिफ सियासत रखते थे या सियासी तौर पर उन्हें अपोज करते थे, वो भी जब इमरान खान को हालिया जिन जुल्म और बर्बरियत का शिकार किया गया और पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी ख़वातीन को, तो वो तमाम लोग भी पाकिस्तान के अंदर जारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, उसके साथ रूल ऑफ लॉ की कंडीशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के लिए खड़े हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों में आप सेफली कह सकते हैं कि 98% लोग जो हैं वो इमरान खान की तरफ और आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी जिंदगी इमरान खान की तरफ खड़े हैं। इमरान खान साहब कल प्राइम मिनिस्टर बने तो हो सकता है इनमें से कई लोग उनकी पॉलिसी से डिफर करें और फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं या उनको अपोज करें, बिल्कुल उनका ये हक है। लेकिन इस वक्त ये वाज़ेह है कि 98% समंदर पार पाकिस्तानी जिनको शऊर है वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं और डेमोक्रेसी चाहते हैं। अब इशू ये है कि जो जनरल्स हैं वो इस मैदान में बिल्कुल बुरी तरह से हार गए। इसको कवर करने के लिए उन्होंने अपना के अंदर से ही कुछ ऐसे लोग ढूंढे जो या तो लालची थे या उन्हें पूरी ज़िंदगी अटेंशन नहीं मिली। अब आपने गुस्सा नहीं करना, मैं अगर मेरा कद लंबा है तो मेरे में और बहुत कमियां होंगी, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि छोटे कद के कई दफ़ा लोग, सारे नहीं, कुछ बहुत मोतबर भी होते हैं, और या पढ़ाई में भी अगर पूरे पूरे ही हों या मेरी तरह अगर शक्ल में भी पूरे पूरे हों, माँ ने भी अच्छी तरह से कभी मुँह ना चूमा हो, तो उनको ज़रा सी ज़्यादा अटेंशन मिल जाए, को तमगा शमगा मिल जाए, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब उनकी औकात से ज़्यादा उनकी प्लेट में कुछ डाल दो तो उसके लिए फिर उनकी कोई मोरालिटी नहीं होती, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनकी जस्तजू होती है कि वो किसी तरह से अपना सर बाहर निकाल सके और उन्हें किसी किस्म की आइडेंटिटी मिल सके। तो एक तो उन्होंने इस तरह के लोग ढूंढे जिन्हें फिर तमगे शमगे दे दिए। फिर उन्होंने ऐसे लोग भी ढूंढे जो पैसों के लालची थे, जो वहाँ पर पैसों की मुराद लेना चाहते थे। मैं ऐसे डॉक्टर साहबान को भी जानता हूँ, हमने वो डाटा इकट्ठा कर लिया। अभी वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि एक डॉक्टर साहब ने तो इमरान खान साहब के लिए इस कदर गलीज़ मैसेजेस किए हैं, इस कदर गलीज़ मैसेजेस किए हैं उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ौजियत के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर, उनकी शादियों के ऊपर, इस कदर गलीज़ और जहर से भरे मैसेजेस उन्होंने डॉक्टर्स के फोरम पर किए। वो मुझे मैसेजेस भी मिल गए। हालांकि उन मौसूफ़ की अपनी कहानी जो है, मैं ज़ाती कहानियों में जाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी ज़ाती कहानी ऐसी है कि कॉलेज में पूरी ना होने वाली अधूरी मोहब्बत जब बाद में पूरी होने का मौका मिला, तो जिस बीवी के साथ सारा वक्त था उन्हें बगैर किसी वजह के सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि अब मोहब्बत पूरी हो सकती थी। मैं बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ आपकी तरह लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन ये ज़ाती बिलो द बेल्ट अटैक हो जाएंगे, इसलिए मैं उससे मत नहीं जाता। सिर्फ आपको ये मैसेज देता हूँ कि कानूनी तौर पर जो आपको मुराद DHA राया में मिली हैं, जो आपको मुराद जो हैं वो DHAs के अंदर मिली हैं क्लिनिक्स बनाने के लिए, अपनी बहन के क्लिनिक्स बनाने के लिए, जो और आपने माली फ़वाइद वहाँ लिए हैं और यहाँ डॉक्टर्स को बेच रहे हैं वो माली फ़वाइद, उनका हिसाब होगा। आपका बिल्कुल पूरा हिसाब करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे, वक्त बदल लेने दीजिए। और आज ये जो छोटे मोटे मिलिट्री के अफसरान आपको प्रोटोकॉल देते हैं, इनमें से किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाना। हर बंदा उस वक्त अपनी गद्दी बचा रहा होता है जब वक्त बदल जाता है। बहरहाल आपने जो गलीज़ तरीन मैसेजेस किए वो हमारे पास पहुंच चुके हैं, वो सनद के तौर पर रखे जाएंगे और मुनासिब वक्त के ऊपर आपके सामने भी रखे जाएंगे। आगे चलते हैं। तो अब किया गया कि इन टाउट्स को साथ मिला के एहसन इकबाल साहब को भेजा गया अपना के ऊपर। मैंने पहले भी बार बार कहा कि जो डॉक्टर साहब हैं बाबर राव साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ। हालांकि ज़माना तालिब इल्मी में वो जिस स्टूडेंट तंजीम के साथ वाबस्ता रहे, वहाँ से खैर की उम्मीद तो कम ही होती है, शर मिलता है ज़्यादातर। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए अभी भी हुस्न ज़न रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने हालिया दिनों के अंदर किया वो इस पर वो रीथिंक करेंगे
जो भी उन्होंने कंडक्ट किया, क्योंकि तमाम जो उनका कंडक्ट है वो भी सामने है, एंड इट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट कि उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो कुछ हो चुका। आल्दो वो भी अपने लेम एक्सक्यूजेज देते हैं कि वो इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, लेकिन उनको भी पता है कि वो सब लेम एक्सक्यूजेज हैं और बहुत कुछ उन्होंने जानबूझकर मजबूरी में किया। हालिया दिनों में उन्होंने हमारे डैलस के एक दोस्त डॉक्टर को आज ही फ़ोन किया, आज का मतलब अमेरिका में पीर का दिन है, और बताया कि मैं सदर तो हूँ अपना का, लेकिन मुझ पर प्रेशर था, मुझ पर फौजी जनरल्स का प्रेशर था, मुझ पर एम्बेसी से एम्बेसडर का प्रेशर था, इसलिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन मुझसे वो और बहुत कुछ मांग रहे थे जो मैंने नहीं दिया, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ दे दिया। अगर आप अमेरिका में अपना जैसी बड़ी तंजीम के प्रेसिडेंट होके भी इतने मजबूर हैं तो फिर ये इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था, माजरत के साथ। तो खैर इसको कभी, इस कहानी को कभी दोबारा के लिए रख देते हैं। आज आपके सामने एहसन इकबाल साहब को पेश करते हैं। उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी, कहते हैं ना अंधों में काना राजा। एहसन इकबाल साहब PMLN में समझे जाते हैं कि थोड़े से पढ़े लिखे हैं। मैं थोड़े से इसलिए कहता हूं कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन अपने आप को झूठा प्रोफेसर कहते हैं। झूठे का मतलब ये है कि कभी कोई डॉक्टरेट नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की, लेकिन उनको शौक है कि उनके नाम के साथ प्रोफेसर लिखा जाए। वो जो डॉक्टरेट है वो भी मुझे हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने बताया कि बाजी वाली किस्मत है एहसन इकबाल साहब की भी, नंबर कम थे, कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था। फिर लाहौर के अंदर इनका दाखिला नहीं हो सकता था, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, आम कॉलेज की बात कर रहा हूँ। लाहौर में क्योंकि दाखिला नहीं हो सकता था तो फिर दूर दराज पिंडी की तरफ इनका दाखिला कहीं कम नंबरों वाली जगह पर करवाया गया। फिर क्योंकि इनकी वालदा मोहतरमा किचन कैबिनेट का हिस्सा थी ज़ियाउल हक की, तो उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन करवा के दी, जैसे बाजी मरियम की माइग्रेशन करवाई गई थी किंग एडवर्ड में। और फिर उनके मुताबिक जब ये अमेरिका पढ़ना आना चाहते थे तो उसके जो माली मामला थे वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं ज़ियाउल हक साहब की मदद शामिल थी, और उनकी मदद से तो ये बूटे ही सारे के सारे डिक्टेटर के लगे हुए हैं। इनके बारे में एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पिछले दिनों इन्होंने कहा कि हम वो नस्ल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तीसरी नस्ल में भी खिदमत की है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि इन्होंने माइग्रेशन से दाखिला और वो सब कुछ, और फिर बाहर जो तालीम थी उसमें भी ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानियाँ, और इनकी वालदा माजदा जो हमारी भी वालदा की तरह, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करें, जन्नत में जगह दें, उनकी बहुत एहतराम उनके लिए। वो किचन कैबिनेट का हिस्सा थी उसी ज़ियाउल हक साहब की जिन्होंने फांसी दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। ज़रा उससे पीछे जाइए, क्योंकि ये अपनी वालदा की पॉलिटिकल मिरास लेकर चलते हैं और इनकी वालदा इनके नाना की पॉलिटिकल मिरास लेकर चलती थी। इनके नाना का नाम था चौधरी राना अब्दुल रहमान। पाकिस्तान बनने से पहले वो यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल थे, पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ थे, जना साहब के ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने जलंधर से 1945 में कायदे आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। कायदे आज़म की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो फैसलाबाद से मियाँ जाहिद सरफराज साहब, उनके रिश्तेदार जो उनके चचा थे, असल में मियाँ जाहिद सरफराज साहब के चचा, और अली सरफराज हमारे MNA हैं, मीन जाहिद सरफराज साहब के बेटे अली सरफराज इस वक्त फैसलाबाद से हमारे MNA हैं। उनके आप दादा ही समझें, क्योंकि मियाँ जाहिद सरफराज साहब के चचा से हारे थे एहसन इकबाल साहब के नाना, जिनका नाम था चौधरी राना अब्दुल रहमान, और ये जलंधर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कायदे आज़म के ख़िलाफ़ लड़ा था। 1945 में पाकिस्तान बनाने के शदीद तरीन एहसन इकबाल साहब के नाना मुखालिफ थे। नाना की सियासत अम्मा को मिली और अम्मा की सियासत एहसन इकबाल साहब को मिली। आगे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, एहसन इकबाल साहब ने अब अपने बच्चे भी सियासत में लॉन्च कर दिए। तो ये ख़ानदानी तौर पर पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब इनको भेजा गया और ये समंदर पार पाकिस्तानियों से जो बातें कर रहे हैं, आपने इनका 1-1.5 मिनट का क्लिप सुनना है। फिर मैं आज आपके सामने इनका ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा, इस बयानिए का ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि दोबारा इंशाल्लाह ये वाला बयानिया कहीं बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। ये ज़रा सुनिए एहसन इकबाल साहब, जो इन अंधों के अंदर काने राजे हैं, जो मैं नीम तालीम याफ्ता कहूँगा, उनको भेज के बयानिया क्या दे रहे हैं, ये ज़रा सुनिए। कजन्स के होते हैं, वो कौन सा खानदान है जो अपने घर के झगड़ों का इश्तिहार बाजार में जाकर करता है? अगर कोई शौहर बाजार में जाकर पोस्टर लगाए कि आज मेरी बीवी ने मेरे साथ ये किया, या कोई बीवी जो है वो इश्तिहार लगाए कि आज मेरे शौहर ने ये बदनामी की है, या कोई बहन भाई ये कहे जी मेरे भाई ने आज मुझे मारा है, तो उसको लोग क्या कहेंगे, यार पागल आदमी, भाई जाओ घर में जाकर मसला हल करो, ये हमें क्या बताते हो, या अपने घर की बदनामी क्यों करते हो? सो देखिए, जब हम अपने घर की डर्टी लिनन अमेरिका और लंदन के बाजारों में धोते हैं तो हम उससे किसी का मुल्क के अंदर नुकसान नहीं करते, हम सब अपना इज्तिमाई नुकसान करते हैं, हम डी ब्रांड करते हैं भारत।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें भी अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। हमने मार्शल लॉ का सामना किया जनरल मुशर्रफ के, वी वर द प्रिंसिपल टारगेट्स, PMLN वाज द प्रिंसिपल टारगेट। वी नेवर केम टू US कांग्रेस, US हाउस और सेनेट के पाकिस्तान की मदद बंद करना, पाकिस्तान के फौज के ऊपर पाबंदियां लगा दें। पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का सामना किया, उसके प्रिंसिपल टारगेट है। दे नेवर केम कि पाकिस्तान को F-16 ना दें, पाकिस्तान की मदद बंद कर दें। हमने अपनी जो भी मुखालफत की मुल्क के अंदर सियासी तौर पर की, लेकिन कभी उस मार्शल लॉ के दौर में भी ना पीपल्स पार्टी ने ना PMLN ने कभी GHQ पे हमला नहीं किया, कभी किसी कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, कभी फौज को गाली नहीं निकाली, डिक्टेटर को जरूर बुरा बना था, लेकिन इदारे को कभी हमने निशाना नहीं बनाया। What happened this time was कि देखिए, आप जब वो फाइन बाउंड्री ब्लर कर देते हैं कि कहाँ पॉलिटिक्स की बाउंड्री खत्म होकर स्टेट की बाउंड्री शुरू हो जाती है, और अपनी पॉलिटिक्स को स्टेट के साथ आप जब पॉइजन करते हैं, तो देन दैट क्रिएट्स इश्यूज दैट नो स्टेट वुड अलाउ। Neither United States being a democratic state nor UK being a democratic state would never allow कि आप स्टेट के साथ किसी किस्म का कोई खेल खेलें। तो लिहाजा इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ होता है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज होती हैं। सुन लिया आपने। वो कह ये रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी जुल्म हो रहा है वो बाहर जाके नहीं बताना किसी को बदनामी होती है। वो कहते हैं अगर घर के अंदर कोई मसला हो, मसलन अज्यूम कर लेते हैं कि एहसन इकबाल साहब घर के अंदर अपनी किसी बहू के साथ बदतमीजी करते हैं, वो बदतमीजी किसी भी तरह की हो, और इनकी बहू जो है वो अपने शौहर को बताती है कि मेरे साथ एहसन इकबाल साहब ने ये किया है, तो एहसन इकबाल साहब के मुताबिक वो अलग बात है कि उनका शौहर थप्पड़ भी मार सकता है एहसन इकबाल साहब को। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन मैं एक अज्यूम करते हैं। तो एहसन इकबाल साहब के मुताबिक वो बात घर से बाहर जाके नहीं करनी। एहसन इकबाल साहब के मुताबिक अगर कोई शख्स आकर अपने बीवी बच्चों को मारता है और घर में से एक बच्चा बाहर निकल के लोगों को बताना चाहता है कि हमारा बाप शराब पी कर आया और उसने माँ और हमें मारा है, तो एहसन इकबाल साहब के मुताबिक बाहर जाके ये बात नहीं करनी, घर की बदनामी होनी है। एक एक करके एग्जाम्पल्स देते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं कि इन जाहिलों का ये जो नया बयानिया है ये किस कदर खोखला है। शुरू करते हैं जो हस्ती हमारे लिए सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस कायनात के अंदर, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मक्का में उन पर मजालम, उन पर और उनके साथियों पर मजालम जो हैं उनको तोड़ने में कोई कसर ना छोड़ी गई, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई और हालात इतने मुश्किल कर दिए कि जो सबसे पहले लोग मुसलमान हुए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया, उन पर दुनिया तंग कर दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं, पहली हिजरत इस्लाम की जो हबशा की तरफ की गई। हज़रत नजाशी जो वहाँ के उस वक्त के बादशाह थे, शहनशाह थे हबशा के, उनको पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि ये मेरे लोग हैं, मुसीबत में हैं, हम पर जुल्म किए जा रहे हैं, हमें असाइलम दीजिए, सियासी पनाह दीजिए, जिसको आजकल असाइलम कहते हैं। तो मुसलमानों ने पहला असाइलम, सियासी पनाह हबशा में ली, हज़रत नजाशी ने दी। पीछे जो कफ़ार थे उन्होंने अपना एक वफ्द भेजा, मैं इनको काफिर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इनको काफिर नहीं कह रहा, लेकिन वफ्द इसी तरह का जैसा एहसन इकबाल साहब आए हुए हैं, ऐसा ही एक वफ्द भेजा कि इनको वापस कर दें, हमने इनकी ठुकाई करनी है वहाँ ले जाकर, ये बड़े जालिम लोग हैं, गद्दार हैं, बागी हैं। मेहरबानी हज़रत नजाशी की जो वहाँ के बादशाह थे हबशा के, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को अपनी पनाह में रखा, मीन जो असाइलम दिया हुआ था, और वापस नहीं किया। तो सबसे पहला इंटरनेशनलाइज, ये कहते हैं ना बाहर ना गंदे कपड़े धोएं, ये जुल्म को गंदे कपड़े कहते हैं। मतलब जुल्म करना है, गंद डालना है, लेकिन गंद डालने वाला ना रुके, लेकिन जिसके खिलाफ गंद डाला जा रहा है वो बाहर जाके ना बोले। मतलब कोई किसी का रेप करे, लेकिन जिसका रेप हो रहा है वो बाहर जाके लोगों को ना बताए। कोई किसी के ऊपर जुल्म करे, बदतमीजी करे, वो बाज ना आए। कोई अपने हल्फ को तोड़े, मुल्क के आइन को तोड़े, लोगों की बहन बेटियों पर हाथ डाले, नंगा करके लोगों को मारे, लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनसे बयानात लिए जाएं, अरशद शरीफ की तरह लोगों को कत्ल कर दे, लेकिन बाहर जाके ना बताएं। हमने बगैरती से बाज नहीं आना, लेकिन आप बाहर जाकर ना बताएं। तो सबसे पहला जो हमारी तारीख का, मुसलमानों की तारीख का जो इशू इंटरनेशनलाइज किया गया, वो हमारे आका, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसके बाद दूसरी हिजरत मदीना की हुई, उसमें वो खुद हिजरत करके गए, फिर इंटरनेशनलाइज हुआ।
उस जमाने के हिसाब से उन्होंने बाहर जाकर फिर नए एग्रीमेंट्स किए, मुआहदे किए, इंगेजमेंट्स की, पैगाम फैलाया, बताया कि वहां पर क्या हो रहा था, यह बताया कि अब हम मदीना आ गए तो वहां से हमला होगा आपके ऊपर, तो आइए मिलके उसका मुकाबला करेंगे। तो दूसरी बार दोबारा इंटरनेशनलाइज जो इस सारे इशू को, जुल्म को हाईलाइट किया, वो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आगे बढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स तो आपको दे दी। आयतुल्लाह खमेनी कह दिया, आयतुल्लाह खमीनी जो उनके पहले पेशवा ईरान के अंदर जिन्होंने सारा रेवोल्यूशन लेकर आए, उनको भी हिजरत करके फ्रांस, पहले वो कहीं और गए थे, फिर उन्होंने फ्रांस में पेरिस में रहे, बहुत साल वहाँ पर उन्हें क़याम करना पड़ा और वहीं पर उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए, इंटरव्यूज़ दिए, इंगेजमेंट्स की यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ, पूरी दुनिया की लीडरशिप के साथ। और ईरान के अंदर जो शाह के मजालम थे, शाह ने जो वहाँ पर जुल्म बरपा कर, वैसे तो लोगों की शिकायत मौजूदा जो सिस्टम है उस पर भी है कि उन्होंने भी बड़े जुल्म किए आके बाद में, लेकिन जो शाह के वक्त के मजालिम थे उनको उन्होंने वहां से हाईलाइट किया। तो ये रीसेंट हिस्ट्री की एग्जांपल है कि किस तरीके से इंटरनेशनलाइज किया उस इशू को, और जब वो इशू इंटरनेशनलाइज हो गया तो उसके बाद उन्होंने वापस आके ईरान के अंदर जो एक इनकलाब था वो बर्पा कर दिया। साथ साथ ये भी याद रखिए कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर इकट्ठी हो गई कि कुछ राइट्स ऐसे हैं इंसानों के, जैसे हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी। और हिटलर ये उस वक्त तो कहता था ये मेरा अंदरूनी मामला, जैसे ये हमारे लोगों को मारते हैं, कश्मीर के अंदर मारते हैं, मुरीदके में मारते हैं, 26 नवंबर में डी चौक में मारते हैं, और बेशर्म लोग कहते हैं कि अंदर के गंदे कपड़े हैं, बाहर ना धोएं। तो जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, वो भी हिटलर भी कहता है ये अंदर का मामला, मैं गैस चैम्बर्स में डाल के मारूंगा, जैसे कश्मीरियों की लाशें नहीं दे रहे आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर अग्री की वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो इंटरनल मामला नहीं है, ह्यूमन राइट्स इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं। और सिर्फ यही नहीं कि किसी मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा तो उसी मुल्क के अंदर या बाहर शहरी उस पर आवाज़ उठाएं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर अग्री की कि अगर कोई भी, मसलन इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो कोई और मुल्क भी उस इशू को उठा सकता है। जैसे आप गौर कीजिए, साउथ अफ्रीका चला गया इंटरनेशनल जो आलमी अदालत इंसाफ है, उसमें जो जुल्म किया जा रहा है गजा के अंदर इसराइल की तरफ से। अब इसराइल भी कह सकता है हमारा इंटरनल मामला है, आप कैसे चले गए, साउथ अफ्रीका का इसमें क्या लेना देना। यहां तो पाकिस्तानी बाहर बात कर रहे हैं ना, वहां तो एक तीसरे मुल्क ने बात की, क्योंकि पूरी दुनिया इस पर अग्री कर गई कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल इशू है, वो लोकल इशू नहीं है, उस पर बात करना सभी का फर्ज है। आगे बढ़ते हैं। अगली एग्जाम्पल आपकी पार्टी की देते हैं। आप एग्रीमेंट करके भागे जद्दा, आपने एग्रीमेंट किया 10 साल का, बताया पाकिस्तानी कौम को कोई एग्रीमेंट नहीं, फिर कहा 5 साल का, फिर जद्दा से आप धोखा दे के चले गए लंदन, फिर लंदन में आपने की इंगेजमेंट्स, आपने लोगों के साथ वहां मुलाकातें की, आपने वहां पर ह्यूमन राइट्स के जो लॉयर्स थे, सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी इस चीज़ के गवाह हैं, आपने हर तरह की इंगेजमेंट लंदन के अंदर की। हाँ, आप कांग्रेस में वैसे नहीं पहुंच सके, आप पार्लियामेंट्स में वैसे नहीं पहुंच सके, क्योंकि आप लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश नहीं करते, निहारी कुन्ना गोश्त पाए उससे बाहर नहीं निकलते। आपकी जो सबसे पढ़ी लिखी हैं, आपका तो मैंने बता दिया दाखिला नहीं हो रहा था खुद, आपकी जो दूसरी पेशवा हैं उनका भी दाखिला नहीं हो रहा था, की। तो आप सारे नलायक हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तभी भी मुशर्रफ के साथ बड़ी हद में खड़े थे, वो एक अलग बात है, सही मैं तो कहता हूँ गलत खड़े थे, लेकिन आपकी निस्बत वो उनके साथ ज़्यादा खड़े थे मुशर्रफ के साथ, क्योंकि आपकी करतूतें वो देख चुके थे, इसलिए आप इशू को उस तरीके से इंटरनेशनलाइज ना कर सके, हालांकि आपने किया। आगे चलते हैं। मतलब ये आपको पता चल गया कि आपने उस सारे इरा में बाहर एग्रीमेंट्स भी किए, असाइलम भी लिए, मल्टीपल असाइलम लिए, एक जगह से भाग के दूसरी जगह, 10-10 साल के एग्रीमेंट भी, और बाहर मुलाकातें भी, और सब कुछ आपने किया। फिर फ़लस्तीन के इशू की बात कर लेते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को वहाँ पर मुजाहरे नहीं करने देता, आपके मुताबिक फ़लस्तीन को गंदे कपड़े बाहर नहीं धोने चाहिए, वो मजालम की बात फ़लस्तीन को इसराइल के अंदर ही करनी चाहिए। लेकिन आज देखिए फ़लस्तीन का इशू जो है वो लंदन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी, पूरी दुनिया के अंदर उठाया जाता है,
और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, गवर्नमेंट्स हो अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह पर वो अपना इशू उठाते। सिर्फ वही नहीं, दुनिया के दूसरे लोग भी उनके लिए ये इशू उठाते हैं, क्योंकि बता दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये डिसाइड हो गया कि ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल हैं, वो हर बंदे की जिम्मेदारी है, वो इंटरनल इश्यूज नहीं हैं। फिर तुर्की में जब कू हुआ तो उसके बाद वहां पर जो अपोजिशन थी उन्होंने भी ऐसी पूरी दुनिया के अंदर एंगेजमेंट की, मुजाहरे किए, पूरी दुनिया की यूरोपियन कोर्ट्स, पार्लियामेंट्स के अंदर गए। फिर इजिप्ट, आज भी उनकी जद्दोजहद चल रही है, कनाडा में उनके लोग हैं, बाकी जगहों पर हैं। मुर्सी साहब जो सदर थे, उनको जब मौजूदा जो सीसी हैं, जो डिक्टेटर है, जैसे आसिम मुनीर आपके साथ है, जनरल सीसी इजिप्ट में है, जिसने कत्ल कर दिया, मुर्सी साहब को मार दिया, उनके जो फॉलोअर्स हैं मुर्सी साहब के, वो आज भी उस इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, और बार बार किया उन्होंने, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई है, इसलिए उन्हें बाहर निकल के बात करनी पड़ रही है। आगे चलते हैं। तुनीजिया के अंदर दोबारा से 2021 में जब डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हुई, तो उस वक्त उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, बाहर मुजाहरे, तुनीजियन जो सिटीजन थे उन्होंने हर तरह से आवाज उठाई। बांग्लादेश, शेख हसीना वाजिद ने जब जमीन तंग कर दी अपने मुखालफिन के ऊपर, खालिदा जिया साहबा और दूसरों के ऊपर, तो उनकी भी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया। उससे पहले 1970-71 में जब हमने मशरकी पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां तंग कर दी, तो मशरकी पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनलाइज किया उस इशू को, स्ट्राइक्स की। इसी तरीके से जब मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया जुल्म करता है, तो पाकिस्तान, आप भी, हम सारे इंटरनेशनली उस बात पर हम भी आवाज उठाते हैं, और कश्मीरी भी आवाज उठाते हैं। आगे चलते हैं। इंडिया, लार्जर इंडिया, जिसके अंदर पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, जब ब्रिटिश राज था, तो उस वक्त जो भी मुसलमानों के लीडर थे या हिंदुओं के लीडर थे, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में बहुत देर जद्दोजहद की, आवाज़ उठाई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बरतानिया में आवाज़ उठाई मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए, बाकी पूरी दुनिया में खतूत लिख के एंगेजमेंट्स की, बाकी भी बहुत सारे लीडरान ने इस इशू को हाईलाइट किया। फिर BR एम्बेडकर, मैं इनका नाम अक्सर मेरे से एम्बेडकर, मेरा ख्याल इनका नाम है, या एम्बेडकर, मेरे से इनका मिस प्रोनाउंस होता है नाम, उसके लिए पेश की माजरत। बहुत बड़ी एक शख्सियत, इंडिया से बहुत ज़्यादा इनका एहतराम है, शायद महात्मा गांधी के बाद सबसे ज़्यादा एहतराम इन्हीं का है। इन्होंने ये जो कास्ट सिस्टम है, ज़ात पात, अछूत, इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाई और इंटरनेशनली इस इशू को रेज किया। इनको भी कहा जा सकता था आप इंडिया के गंदे कपड़े बाहर धो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इंडिया में लोगों को अछूत के तौर पर भी ट्रीट किया जाता है, आप लोगों को ये बता रहे हैं इंडिया कितना गंदा है। नहीं, उस इशू को उन्होंने इंटरनेशनली इतना रेज किया कि प्रेशर पड़ा इंडिया पे, और इंडिया को वो चीज़ें चेंज करना पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स थे, उनको गाड़ी में नहीं, बस में नहीं बैठने दिया जाता था, सीट नहीं दी जाती थी, खवातीन को राइट्स नहीं दिए जाते थे, वोटिंग के राइट्स नहीं थे। उन्होंने अमेरिका के अंदर भी, यूरोप में भी, हर जगह इन चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट किए और इस इशू को इंटरनेशनलाइज करके अपने लिए इंसाफ लिया। उसके बाद नेल्सन मंडेला, उन्होंने वो जो जालिम रजीम थी साउथ अफ्रीका में उस वक्त की, उसके खिलाफ आवाज उठाई, इंटरनेशनल सैंक्शंस का मुतालबा किया कि पाबंदियां लगे, इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, और कहा कि इवन इनको खेलों के मुकाबलों से भी बाहर निकाल दें हमारे मुल्क को। उन्होंने, नेल्सन मंडेला साहब और उनकी पार्टी ने यह डिमांड की कि साउथ अफ्रीका को खेलों के मैदानों से भी बाइकआउट कर दें, इनके साथ मत खेलें। हमने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, और आज दुनिया क्या कहती है नेल्सन मंडेला को? एक अजीम तरीन लीडर। लेकिन आप उन्हें क्या कहेंगे? एहसन इकबाल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक गंदे कपड़े धोने वाला, जो अपने मुल्क की बदनामी कर रहा है। आगे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है अमेरिका के अंदर, ये ह्यूमन राइट्स इशू है, और ये ग्लोबल एक इसकी सिग्निफिकेंस है। ग्लोबल राइट्स जो हैं उनके लिए पूरी दुनिया जो है वो उसको इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए, वो किसी एक का इशू नहीं है। सोवियत यूनियन के अंदर जो कुछ वहाँ पर हुआ था, आज भी वहाँ के जो रशिया के बहुत सारे लोग जो अपनी हुकूमत के जुल्म कहते हैं कि हम पर हो रहा है, वो भी बाहर आवाज़ उठाते हैं। म्यांमार, बर्मा, वहाँ पर जिस तरीके से मुसलमानों की नस्लकशी की गई, उसके ऊपर आज भी इंटरनेशनल आवाज़ उठाई जाती है। वहाँ के बाशिंदे भी और बाहर के भी, वो भी बाहर बात करते हैं। पोलिश, वो भी अपने यहाँ हुए जुल्म पर इसी तरीके से बात करते हैं। दलाई लामा, उन्होंने भी तिब्बत छोड़ा, बाहर जाकर अपनी एक पूरी मुहिम जो है वो खड़ी की, इंटरनेशनलाइज किया इशू को, लोगों से मिले,
लोगों को मोबिलाइज किया, बताया कि हमारे यहाँ रजीम ने किस तरीके से हमारे ह्यूमन राइट्स को तबाह किया है। तो मुख्तसर बात यह है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंटरनल इशू नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनल इशू नहीं है, रूल ऑफ लॉ इंटरनल इशू नहीं है, डेमोक्रेसी इंटरनल इशू नहीं है। अब आपको कुछ आम जो मेरे गांव में बैठे लोग हैं उनके लिए कुछ एग्जाम्पल दे दें। पहली मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर एक बाप शराब पी के बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, एक बच्चा बाहर बताता है तो वो कहते हैं ना 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 मत बताना, घर की बेइज्जती हो जाएगी। या एहसन इकबाल साहब जैसा कोई बंदा है वो किसी बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती कर डालता है घर के अंदर, और उसके बाद बेगम को कहता है कि बाहर ना बात करना, घर की बदनामी हो जाएगी। तो क्या ये एहसन इकबाल साहब गंदे कपड़े बाहर धुलेंगे, या बात करना कई दफ़ा अगर घर में स्पेस ना रह जाए तो बाहर ज़रूरी हो जाती है? अगली एग्जांपल देते हैं। एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर गलत प्रैक्टिस हो रही है और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है और बहुत सारे मरीज़ों को इन्फेक्शन लगने का ख़तरा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सबको याद होगा तौसा में जैसे एड्स फैली छोटे बच्चों में। एक डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहा है, क्या मेल है या फीमेल है, क्या वो ये सोचे कि मेरे हॉस्पिटल के गंदे कपड़े मुझे बाहर नहीं धोने, खामोशी रखनी है, या उसे पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि यहाँ पर ये मिस यूज़ हुआ है चीज़ों का, SOPs वायलेट हुए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से ये आउटब्रेक हो गई ये चीज़, तो आप सारे अपने टेस्ट करवाएं और अपने आप की हिफाजत करें। उसको बताना पड़ेगा, उसे बताना चाहिए। वो गंदे कपड़े समझ के ट्रीट नहीं कर सकता उसे। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट। अगर आप एक मैनेजर हैं कॉर्पोरेशन में किसी में भी, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल बड़ा फ्रॉड हो रहा है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का सरमाया डूब जाए, गरीब लोगों ने जो अपनी बचत, अपनी पेंशन, अपनी रिटायरमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रखी है वो डूब जाए, उसको पता चले कि ये गबन हो रहा है, क्या उसको बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए, और अगर वो ना बोला तो जेल में जाएगा कल को। विसल ब्लोअर्स पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट किए जाते हैं, उनको ये नहीं कहा जाता कि वो गंदे कपड़े धोते हैं। गंदे अंडे आपके साथ बैठे हुए थे जो अपने जाती मफादात के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, जस्ट वो छोटा मोटा प्रोटोकॉल और फाइनेंशियल जो वहां से बेनिफिट्स हैं उनके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आखिरी बात आपको याद करवा दें, आपने कहा हमने और पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अल जुल्फकार, आप लोगों ने जहाज तक अगवा किया था। पीपल्स पार्टी की अल जुल्फकार जो एक मलेशिया बना ली थी, जिन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस का जहाज जो है वो अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। और आपने क्या किया था, याद है आप लोगों को? आप लोगों ने तो मुल्क के आर्मी चीफ का तैयारा, मैं इस चीज के हक में हूं कि नवाज शरीफ साहब के पास ये पावर थी कि वो आर्मी चीफ को सैक कर सकें। मैं ये भी कहता हूं कि मुशर्रफ ने जो उसके बाद मार्शाला लगाया वो गलत लगाया। मैं ये भी कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो सलूक किया, उन्हें हथकड़ियां लगाई, वो गलत की। लेकिन उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब ने करतूत की थी कि कहा कि हमारे आर्मी चीफ का तैयारा भले इंडिया जाके लैंड करो, मैं यहां लैंड नहीं करने दूंगा, वो आपका हमला नहीं था। आप बताते हैं कोर कमांडर और फलां फलां चीजें, वो तो 9 मई आप लोगों ने खुद किया, वो तो मिलिट्री के अंदर से सबको पता है आपने खुद किया। अब दुनिया को पागल समझते हैं। ये जो सामने पटवारी, आपने डॉक्टर नमा पटवारी बिठाए हुए थे और इनसे आप खिताब फरमा रहे थे, इस लॉजिक के हिसाब से तो जो मर्जी गंद आप डालें, बाहर आकर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। मसलन अभी एक अगली खबर आपको दे देते हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में इंतजामिया ने एक नौमौलूद बच्ची को मुर्दा करार देते हुए उसका डेथ सर्टिफिकेट पेरेंट्स के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा बच्ची की डेड बॉडी भी दे दें, वो डेड बॉडी उन्होंने नहीं दी। पेरेंट्स ने शोर शुरू कर दिया, पुलिस आ गई, उसके बाद हॉस्पिटल ने चुप करके बच्ची, जिंदा बच्ची उनके हाथ दे दी। पहले डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, डेड बॉडी भी नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस आई, तो पुलिस के डर से फिर सही सलामत जिंदा बच्ची उन पेरेंट्स को दे दी। अब ये छोटा जुर्म है, लेकिन इनके हिसाब से तो गंदे कपड़े बाहर नहीं धोने चाहिए, बाहर बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको वाजे कर दूं कि जब अमेरिका में मेरी किसी से भी इंगेजमेंट हुई है, हमने कभी अमेरिका से ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर आप या कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट करें। एक ही बात कही है, इंश्योर करें कि आप किसी ऐसे काम को सपोर्ट ना करें जिसमें पाकिस्तानियों की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है, रूल ऑफ लॉ छीना जा रहा है, डेमोक्रेसी छीनी जा रही है। आप सिर्फ एक ऐसे सिस्टम को सपोर्ट ना करें जो पाकिस्तान के अंदर शहरी जब पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो उनके सरों में गोलियां मारी जाती हैं। एहसन इकबाल साहब, अगर सिर्फ ये कर दिया जाए तो किसी और बाहर की हेल्प की, इवन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हेल्प की भी जरूरत नहीं है। रातों रात पाकिस्तानी जो हैं वो आपको खुद सड़कों पर निकल के ठीक कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि आप लोग वहां ना लोगों को एहतजाज करने देते हैं, ना आप लोगों को बाहर निकलने देते हैं, आप लोगों के सरों में गोलियां मारते हैं, आप सहाफ़ियों को कत्ल कर देते हैं,
आप औरतों को जेलों में डालते हैं। यास्मीन राशिद जैसी एक नानी, दादी, एक डॉक्टर, प्रोफेसर, उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? बुशरा बीबी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आपने बिनाई छीन ली। बेशरम लोगो, यू हैव ऑडेसिटी टू सिट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और यहां बैठ के आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स को यह कह रहे हैं कि गंदे कपड़े हैं, उधर जाके ना धोएं। अगर गंदी चीजें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही रखनी है तो फिर तो आपको कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं आने देना चाहिए। आप नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को बनाने के इसके खिलाफ थे। बहरहाल मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।